गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद द लास्ट पार्ट फॉर इसका चैप्टर नंबर 3। इसका चैप्टर नंबर 3 का लास्ट पार्ट वी आर हियर ऑन एंड स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 13 और हमें मूव ऑन करना है टिल क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ये पूछता है क्या कि आप क्या करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग जो एप्लीकेशन है, डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जो रिमोट डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में यूज़ होती है। तो ये जो डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है वेदर यूज्ड इन रिमोट एरियाज और डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में ये डेटा एप्लीकेशन यूज़ होती है। तो ये जो डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है इसे आप कंट्रोल कैसे करेंगे? What are the ways? Explain the ways. यहाँ पे बोल रहा है explain करो some of the ways to control the remote distributed data processing application जो है either remotely यूज है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, जिस भी फॉर्म में यूज हो रही है, हमें ये बताइए आप इसे कंट्रोल कैसे करेंगे। वेरी 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 इजी। तो यहाँ पे कुछ वेज दिए हैं। सबसे पहला इसमें बोला है कि देखो, अगर आपको किसी भी डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, सबसे पहले क्या करो, ये जो रिमोट एक्सेस होता है कंप्यूटर एंड डेटा फाइल्स का, रिमोट एक्सेस जो है, रिमोट एक्सेस टू द कंप्यूटर एंड डेटा फाइल्स थ्रू नेटवर्क, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। सबसे पहले रिमोट एक्सेस आप इम्प्लीमेंट करिए। क्यों इम्प्लीमेंट कीजिए कि आप अगर कंट्रोल करना चाहते तो यहाँ बैठ के भी आप एक बार अपना डेटा चेक कर सकते हैं। आप एक प्लेस पे हैं, दूसरी प्लेस पे आपको चेक करना है आपका डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, तो रिमोट एक्सेस आपके पास होगा तभी ना चेक कर पाओगे। तो यू हैव टू एस्टेब्लिश फर्स्ट थिंग, you have to establish first thing that is remote access establish करना है। कैसे establish होगा? but obvious through the network। ठीक है, फिर आप क्या करो, फिर आप लगाओ टर्मिनल लॉक कैन अश्योर फिजिकल सिक्योरिटी। टर्मिनल लॉक लगा सकते हो ताकि फिजिकली कंप्यूटर्स वगैरह जो है वो सिक्योर हो। तो रिमोट एक्सेस इम्प्लीमेंट करो, टर्मिनल लॉक भी आप यूज़ करेंगे ताकि फिजिकल सिक्योरिटी कुछ हद तक आ जाएगी। तो फर्स्ट इज रिमोट एक्सेस, सेकेंड इज टर्मिनल लॉक फॉर दी फिजिकल सिक्योरिटी। नाउ ये जो बोल रहा है कि ऐसी एप्लीकेशन दैट कैन रिमोटेडली एक्सेस्ड थ्रू मॉडेम एंड अदर डिवाइस शुड बी कंट्रोल्ड प्रॉपरली। ऐसी एप्लीकेशन जो मॉडेम के थ्रू या फिर मॉडेम या अदर डिवाइसेस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, द एप्लीकेशन दैट कैन बी रिमोटेडली एक्सेस्ड थ्रू मॉडेम और अदर डिवाइस, तो इसे अप्रोप्रिएटली कंट्रोल करो। तो मॉडेम वगैरह के थ्रू अगर हो सकती तो कोई भी क्या कर सकता है, डिसएडवांटेज ले सकता है, तो वहाँ अप्रोप्रिएट कंट्रोल चाहिए। तीन चीज़ें समझ ली हैं, तीन चीज़ें, एक तो रिमोट एक्सेस चाहिए, टर्मिनल लॉक चाहिए फॉर व्हाट, फिजिकल सिक्योरिटी, एंड थर्ड इज अप्रोप्रिएट कंट्रोल इफ द रिमोट एक्सेस कैन बी थ्रू व्हाट, मॉडेम और अदर डिवाइस। फिर आता है टर्मिनल एंड कंप्यूटर ऑपरेशन एट रिमोट लोकेशन। ये जो भी रिमोट लोकेशन में क्या होता है, काम होता है, कंप्यूटर ऑपरेशन होते हैं, टर्मिनल ऑपरेशन जो रिमोट लोकेशन पे होते हैं, बट ऑब्वियस रिमोट लोकेशन में जो भी काम हो रहा है उसे केयरफुली मॉनिटर करना होगा एंड फ्रिक्वेंटली फॉर वायलेशन। केयरफुली मॉनिटर करो और देखो कोई वायलेशन हुआ है तो फ्रिक्वेंटली आपको ये चीज़ें चेक करते रहना पड़ेगी। frequently you would be required to do such things। क्या होगा, frequently you would be required to do such things। तो यहाँ पे टर्मिनल एंड कंप्यूटर ऑपरेशन एट रिमोट लोकेशन शुड बी मॉनिटर्ड केयरफुली। चार चीज़ें, रिमोट एक्सेस दो, रिमोट एरिया में अगर डिवाइसेस के थ्रू एक्सेस होता है तो उसे अप्रोप्रिएटली कंट्रोल करो, और रिमोट एरिया में जो टर्मिनल या कंप्यूटर ऑपरेशन होते हैं उन्हें केयरफुली मॉनिटर करना होगा, फ्रिक्वेंटली वायलेशन उसके चेक भी करते रहने होंगे। एंड ये तीन चीज़ें तो रिमोट की थ्री और फोर्थ था टर्मिनल लॉक से क्या होगा, फिजिकल सिक्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे आते हैं। अगर यहाँ पे क्या करना है, टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग द कंप्यूटर, एक्सेसिंग द सिस्टम,
There should be proper control mechanism over system documentation and manual. अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई ना ले पाए, इसलिए जो कंप्यूटर रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, कंप्यूटर रिलेटेड मैनुअल्स हैं, उन पे प्रॉपर कंट्रोल रखो, क्योंकि कंप्यूटर मैनुअल है, डॉक्यूमेंट्स है, उससे कोई भी इजीली समझ सकता है कि कैसे एक्सेस करना है, क्या चीज़ें हैं, उसे कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल सकता है कि वो इजीली कैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस करे। तो इसलिए कंप्यूटर रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड मैनुअल शुड बी व्हाट प्रॉपरली कंट्रोल्ड। फिर आता है ये जो डेटा ट्रांसमिशन होता है ओवर रिमोट लोकेशन, इसे भी कंट्रोल करो। रिमोट लोकेशन में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है दैट नीडेड टू बी कंट्रोल, द लोकेशन विच सेंड्स डेटा शुड अटैच needed control information that helps the receiving location to verify the genuineness and integrity. डेटा ट्रांसमिशन जो है, डेटा ट्रांसमिशन ओवर रिमोट लोकेशन शुड बी कंट्रोल। डेटा का ट्रांसमिशन जो है रिमोट लोकेशन में, डेटा ट्रांसमिशन ओवर रिमोट लोकेशन, उसे भी कंट्रोल करो। जो भी इंफॉर्मेशन सेंड होती है, द लोकेशन विच सेंड्स द इंफॉर्मेशन, लोकेशन विच सेंड्स डेटा should attach needed control information that helps the receiving location to verify the genuineness and integrity. सीधी सी बात कही है। पहली चीज यहाँ देखो, ये लोकेशन है, ए लोकेशन जो डेटा को सेंड कर रही है, दिस इज व्हाट सेंडिंग द डेटा। यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे जो सेंड कर रहा है डेटा, यहाँ कुछ एप्रोप्रिएट कंट्रोल लगाओ। यहाँ पे क्या करो, एप्रोप्रिएट आप क्या करिए, कंट्रोल लगाइए, ताकि ये बी लोकेशन पे जो रिसीव कर रहा है, इसे जो रिसीव कर रहा है वो चेक कर पाए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जेन्युइन है, इसकी इंटीग्रिटी वगैरह वो चेक कर पाए कि ये कहाँ से आ रहा है, इसकी जेन्युइननेस एंड इंटीग्रिटी चेक हो जाएगी। तो यही चीज़ हमें यहाँ लिखी है, डेटा ट्रांसमिशन पे कंट्रोल की ज़रूरत है। देयर शुड बी कंट्रोल ओवर द डेटा ट्रांसमिशन। फिर बोलता है लोकेशन विच सेंड्स द डेटा शुड अटैच कंट्रोल इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प्स द रिसीविंग लोकेशन टू वेरीफाई जेन्युइननेस एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो क्या क्या बोला, रिमोट के लिए बोला है, रिमोट एक्सेस है तो कंट्रोल चाहिए। रिमोट एक्सेस मॉडेम या फिर अदर डिवाइस के थ्रू होता है तो अप्रोप्रिएट कंट्रोल वहाँ चाहिए ही चाहिए। वहाँ पे आपको फिर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, टर्मिनल कंप्यूटर ऑपरेशन रिमोट लोकेशन पे, उससे प्रॉपरली आपको मॉनिटर करना होगा एंड फ्रिक्वेंटली चेक करना होगा फॉर वायलेशन। रिमोट लोकेशन पे जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वहाँ भी कंट्रोल लगाओ। सेंडिंग जो है लोकेशन विच सेंड्स द डेटा, वहाँ पे उसे कंट्रोल्स कुछ लगाने होंगे जिससे रिसीविंग लोकेशन वाला जेन्युइननेस इंटीग्रिटी चेक कर पाएगा। फिर आता है अनऑथराइज्ड एक्सेस बचाना है तो प्रॉपर कंट्रोल्स की ज़रूरत है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स एंड मैनुअल रिलेटेड टू कंप्यूटर उसे प्रॉपर कंट्रोल में रखा जाए। टर्मिनल लॉक यूज़ कीजिए फॉर द फिजिकल सिक्योरिटी। इतनी बातें ये यहाँ तक करी हैं। अब आता है व्हेन रेप्लिकेटेड कॉपीज ऑफ फाइल एग्जिस्ट एट मल्टीपल लोकेशन। बहुत सारी रेप्लिकेशन डुप्लीकेट फाइल्स है, अलग अलग रेप्लिकेशन फाइल्स अलग अलग लोकेशन पे अगर अवेलेबल है तो व्हेन द रेप्लिकेटेड कॉपी ऑफ द फाइल एग्जिस्ट एट मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल लोकेशन पे अगर रेप्लिकेटेड फाइल एग्जिस्ट करती है तो इट मस्ट बी इंश्योर दैट ऑल आइडेंटिकल कॉपीज कंटेन द सेम इंफॉर्मेशन। अगर रेप्लिकेटेड कॉपी है भी, मल्टीपल लोकेशन पे रेप्लिकेटेड कॉपी है तो उनका कंटेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड देयर शुड बी चेक, और इस चीज़ के लिए आपको कंट्रोल्स लगाने होंगे ताकि आप देख पाए कि डुप्लीकेट डेटा एग्जिस्ट तो नहीं करता है, कोई डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं हो, और जो रेप्लिकेटेड फाइल्स हैं उनका कंटेंट सेम होना चाहिए। तो दिस आर सर्टेन वेज थ्रू विच यू कैन व्हाट इम्प्लीमेंट द कंट्रोल्स ओवर एप्लीकेशन, डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिमोट लेवल। ठीक है, तो रिमोट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन पे कुछ इस तरह के कंट्रोल्स आप लगा सकते हैं। रेप्लिकेटेड है तो मल्टीपल लोकेशन पे है तो इंश्योर करो आइडेंटिकल कॉपी हो और डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। आया, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन, ऑल्दो आपको ये पता ही होगा, ये बहुत इजीली हम इसको लिंक कर लेंगे। देखो, 3 प्रोसेस ऑफ एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म।
आपको किसी भी कंप्यूटर को, या फिर मैं ये कहूँ एटीएम का लेते हैं हम एग्जांपल, सबसे इजीली लिंक होने वाला। मुझे जाके एटीएम से मेरे बैंक से पैसे निकालने हैं। आई वॉन्ट टू विदड्रॉ सम मनी फ्रॉम माई बैंक फ्रॉम यूजिंग द एटीएम मशीन। फॉर यूजिंग द एटीएम मशीन मुझे एक्सेस चाहिए। मेरे अकाउंट से पैसे निकाल रही हो तो मुझे एक्सेस चाहिए कि मैं मेरे अकाउंट से पैसे निकाल पाऊँ। तो अब ऐसे हर कोई अगर एक्सेस कर लेगा तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी, किसी के भी अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, फ्रॉड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो एक्सेस है, एक्सेस पे कुछ कंट्रोल लगते हैं, और वो कंट्रोल क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहली स्टेज में क्या होता है, यहाँ फर्स्ट स्टेज में आइडेंटिफाई करता है, यूजर हैव टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ। यहाँ पे आप अपना कार्ड डालेंगे, कार्ड डाल के सबसे पहले क्या हो रहा है, आपको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि क्या आप वही हैं जो आप बता रहे हैं। आपको पैसे निकालने हैं आपके अकाउंट से, आप कार्ड इंसर्ट कीजिए, कार्ड के बाद आप क्या कीजिए, पिन नंबर इंसर्ट कीजिए। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट एंड द foremost is user have to identify themselves. This is the first thing. Then second is authentication. Second is what? Authentication. User must authenticate themselves and the mechanism must authenticate itself. यूज़र को खुद को क्या करना होगा, ऑथेंटिकेट करना होगा। जैसे ही आप पिन डालेंगे, आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, पिन डालेंगे, या फिर आपके पास प्लास्टिक कार्ड है, जैसे आप अगर एंट्री ले रहे हैं किसी ऑफिस में, आपके पास आपके नाम का कार्ड है, वो आप क्या करेंगे, स्वाइप करेंगे या दिखाएंगे, स्कैन करवाएंगे, तो इजीली वो आपको आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पे आपको पहले खुद को आइडेंटिफाई करवाना होगा, और आइडेंटिफाई के बाद आपको ऑथेंटिकेशन मिलेगा कि यस आप आ सकते हैं अंदर, या फिर आप विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, द मैकेनिज्म एक्सेसेस। यहाँ पे क्या होता है, एटीएम मशीन जो है, यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें आप जितने लोगों को एटीएम कार्ड इशू हैं उनकी डिटेल्स ऑलरेडी वहाँ पे स्टोर होती है। मतलब क्या होता है, प्रीवियसली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे ही आपने कार्ड डाला तो कार्ड में मैग्नेटिक चिप होती है, तो वो क्या करता है, कार्ड डालते से इस मैग्नेटिक चिप में जो डेटा स्टोर्ड है, जो नंबरिंग स्टोर्ड है, वो मैच करता है प्रीवियसली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, अबाउट यू, आपसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वो उससे मैच करता है। एक बार मैच हो जाती है तो फिर वो आपसे क्या मांगेगा, पिन मांगेगा। ठीक है, तो पिन मांगेगा, और उसके बाद आपको क्या है, जो जो एक्सेस राइट दिए हैं कि आप सिर्फ विड्रॉल कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, तो आप उतनी ही चीज़ें कर पाएंगे। सो द रिसोर्सेज दे कैन एक्सेस। अब प्रीवियसली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन में सब लिखा होगा कि इस कार्ड का बंदा ये काम कर सकता है। 10,000 से आप ज़्यादा एक बार में नहीं निकाल सकते, ये सारी चीज़ें उसमें क्या होंगी, स्टोर्ड होंगी। तो ये मैकेनिज्म क्या करेगा, प्रीवियसली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से चेक करेगा और आपको वही एक्सेस देगा जिसको आपको क्या है, एक्सेस राइट मिला है। एंड द एक्शन प्रिविलेजेस दे हैव गिवन विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिसोर्सेज। जिस इस रिसोर्स से रिलेटेड जो आपको एक्शन प्रिविलेजेस मिली हैं, आपको वही मिलेगा, बाकी चीज़ें आपको डिनाई कर दी जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग, ये स्टोर्ड डेटा के अकॉर्डिंग या तो आपको परमिट करेगा चीज़ें या डिनाई करेगा। ठीक है, तो यूज़र में प्रोवाइड 4 फैक्टर। अब ऑथेंटिकेशन के लिए आप आपका अकाउंट नंबर दे सकते हो, नाम दे सकते हो, पासवर्ड है, फिर प्लास्टिक कार्ड जो हमें एटीएम कार्ड बोलते हैं, राइट। फिर पर्सनल कैरेक्टर, या तो आपका क्या है, फिंगरप्रिंट वगैरह हो गई, या फिर थ्रू और अराउंड द कंप्यूटर डायलॉग आपको एंटर करना है। तो ये क्या है, ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यूज़र रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक रिसोर्स। आपको निकालने 15,000 रुपये एक बार में, तो वहाँ क्या होगा, वो चेक करेगा कि आपको 15,000 निकालने दिए जाएंगे या नहीं। उसमें आ जाएगा, अगर आप 15,000 करें तो एक मैसेज आ जाएगा कि आपके पास राइट है कि आप एक बार में सिर्फ 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज के लिए, देयर नीड फॉर दिस रिसोर्स एंड देयर एरिया ऑफ यूजेज ऑफ दिस रिसोर्स। अब यहाँ पे फिर वही क्या होगा, अगर आपको ऑलरेडी प्रीवियस स्टोर डेटा से देखेगा कि आप एक बार में 10,000 15,000 निकाल सकते, तो वो निकालने देगा, आपको ऑथोराइज कर देगा। नहीं तो फिर वो आपके लिए क्या करेगा, चीज़ें डिनाई कर देगा। अब ये देयर आर 2 अप्रोच, ऑथोराइजेशन देने की 2 अप्रोच है, एक टिकट ओरिएंटेड, एक लिस्ट ओरिएंटेड। एक है टिकट ओरिएंटेड अप्रोच होती है, और एक क्या है आपकी, लिस्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब टिकट ओरिएंटेड में क्या है, हर रिसोर्स की एक टिकट दी है कि
इस बंदे को इतनी इतनी चीज़ें ही दी जा सकती है। और लिस्ट में क्या होता है, ओवरऑल लिस्ट बनी हुई होती है कि इन यूज़र्स को क्या क्या एक्सेस करने को मिल सकता है। तो ये एक मेन चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। मेन यही लिखना है आपको कि टिकट में क्या होता है, अ टिकट फॉर ईच रिसोर्सेज, यूज़र को जो जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उसकी टिकट होती है, मतलब उसके नाम पे बता दिया जाता है इसको इतनी 4 चीज़ें ही आपको यूज़ करने देनी है। और लिस्ट में क्या है, पूरा एक यूज़र का कॉमन क्या बोलते हैं ग्रुप होता है कि इन तरह के यूज़र्स आए तो वो ये सारी राइट्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं। तो एक लिस्ट होता है और एक होता है आपका टिकट ओरिएंटेड। तो ये क्या है, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। ये क्या है, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस लॉक ऑन द डोर। बहुत ईजी है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में अलग अलग तरह के लॉक दिए हैं। साइफर लॉक, बोल्टिंग, डोर लॉक, इलेक्ट्रॉनिक लॉक, बहुत ज़्यादा ईजी है। लॉक ऑन डोर क्या है, लॉक ऑन डोर इज़ कि आप फिजिकल एक्सेस कंट्रोल करते हैं तो अलग अलग तरह के क्या फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हो सकते हैं। तो पहला है साइफर लॉक, दैट इज कॉम्बिनेशन डोर लॉक। यहाँ पे क्या होगा, डोर के इधर आपको एक क्या है, पुश बटन पैनल मिलेगा। आपने देखा होगा एक मतलब एक बोर्ड काइंड ऑफ होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पुश बटन पैनल जो डोर के जस्ट बाहर लगा हुआ रहता है। इसमें 10 नंबर होते हैं, 10 डिजिट के क्या है, 10 नंबर्स होते हैं उसमें। अब पर्सन को 4 डिजिट का नंबर जो उसको दिया गया होगा उसे वो 4 डिजिट नंबर क्या करना है, एंटर करना है। ठीक है, और फिर डोर क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा फॉर अ प्री डिटरमाइंड टाइम। जैसे 1 मिनट का टाइम है तो 1 मिनट के लिए वो डोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए ये होता है। तो यूजुअली बोल रहे हैं कि 10 से 30 सेकंड के लिए ऐसा ओपन हो जाता है। ये जो साइफर लॉग है ये कहाँ यूज़ होते हैं, जब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि आप हर किसी को क्या कर रहे हैं, पासवर्ड बता रहे हैं। आपके सारे एम्प्लॉयज़ को ये पासवर्ड पता होगा, उन्हें अगर एंटर होना है ऑफिस में तो ये पासवर्ड वो एंटर करेंगे फिर आएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, लो सिक्योरिटी वाली जगह ये साइफर लॉक यूज़ हो सकता है, जो क्या है, पुश बटन पैनल आउटसाइड द डोर, जहाँ पे 10 डिजिट नंबर्स होते हैं, 10 नंबर होते हैं, 4 उसमें से आपको एंटर करना होता है। अगर आप सही एंटर करते हैं तो प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए लॉक खुल जाएगा फॉर 30 सेकेंड्स अप्रॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे लो सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है बोल्टिंग डोर लॉक। अब ये बोल्टिंग डोर लॉक क्या है, स्पेशल मेटल की होती है। ठीक है, एंट्री करना है तो मेटल की होती है, चाबी मतलब वही है, ताला चाबी वाला सिस्टम है, तो आप क्या करो, उसे खोल लो। ठीक है, टू अवॉइड इलीगल एंट्री द की शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड। बस सीधी बात यह है कि अगर अनऑथोराइज्ड एंट्री नहीं होनी चाहिए तब आप की संभाल के रखो, क्योंकि अगर किसी ने डुप्लीकेट की बनवा ली तो वो तो भैया आ जाएगा अंदर। सिंपल, दैट इज बोल्टिंग लॉक। फिर इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक, मैग्नेटिक और एम्बेडेड चिप बेस्ड प्लास्टिक कार्ड की और टोकन मे बी एंटर्ड अ रीडर टू गेन एक्सेस। आपको एक कार्ड दे दिया, प्लास्टिक कार्ड, कि आपको एंटर करना है तो पहले स्वाइप करना होगा उस कार्ड को या एंटर करना होगा उस मशीन में। आप वो कार्ड एंटर करेंगे तो रीडर उसके स्पेशल कोड से चेक करेगा कि ये बंदा अंदर आ सकता है नहीं, ये यहाँ का एम्प्लॉय है या नहीं है। तो उस बेस पे क्या हो जाएगा, रीडर डिवाइस रीड करेगा उस स्पेशल कोड को, इंटरनली स्टोर जो उसके पास पूरा डेटा होगा उससे वो देखेगा। अगर यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे इसका कार्ड एक्टिव है, ये आ सकता है अंदर, तो डोर खुल जाएगा। तो साइफर इज व्हाट, माउंटेड, पुश बटन पैनल माउंटेड है। फिर बोल्टिंग इज ताला चाबी, इलेक्ट्रॉनिक इज प्लास्टिक मनी या टोकन यूज़ कर लो जिसके बेसिस पे ऑलरेडी स्टोर डेटा से वो मैच करेगा और फिर आपके लिए डोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, मेजर डायमेंशंस अंडर विच द इम्पैक्ट ऑफ साइबर फ्रॉड ऑन एंटरप्राइज कैन बी व्यू। अगर साइबर फ्रॉड होता है तो उसका इम्पैक्ट एक एंटरप्राइज पे क्या होगा। ड्यू टू साइबर फ्रॉड, साइबर फ्रॉड के कारण क्या इम्पैक्ट होता है, किस पे, इम्पैक्ट ऑन एंटरप्राइज, राइट। चलो, तो सबसे पहले अगर साइबर फ्रॉड हुआ है तो साइबर फ्रॉड से इम्पैक्ट क्या होगा, दैट मीन्स क्या एंटरप्राइज को लॉस हो सकता है। तो सबसे 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 इजी आप जानते हो, फाइनेंशियल लॉस।
कोई भी एंटरप्राइज है, अगर वहाँ फ्रॉड हुआ है तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल कैश भी जा सकता है। ठीक है, तो साइबर फ्रॉड लीड्स टू एक्चुअल कैश लॉस टू द कंपनी। सबसे मेन चीज़ तो क्या है कि अगर कुछ साइबर फ्रॉड हुआ है तो हो सकता है कि कैश गया आपका, बैंक में फ्रॉड हुआ, आपके बैंक से क्या कर दिए, पैसे पूरे विड्रॉ कर लिए। फिर आता है लीगल रेपरक्यूशन। फिर क्या आता है, लीगल रेपरक्यूशन। Entities hit by cyber fraud are caught in legal liability to their customer. Legal repercussion क्या है, एंटिटी हिट बाय साइबर फ्रॉड, कहीं ना कहीं क्या होगा, साइबर फ्रॉड हुआ तो कहीं ना कहीं एंटिटी पे क्या है, पेनाल्टीज आ सकती है, लाइबिलिटी आ सकती है, क्योंकि ये एंटिटी की जिम्मेदारी थी कि वो जो पर्सनल डेटा होता है उनके एम्प्लॉयज़ का, उनके कस्टमर का, वो बहुत सेव करके रखे, क्योंकि ये डेटा अगर फ्रॉडस्टर के हाथ में आता है तो वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है। तो जो एंटिटी, जिस एंटिटी पे साइबर फ्रॉड हुआ है उस पर कई लीगल लाइबिलिटीज़ आ सकती है। 43A जो है वो फिक्स करता है लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के ऊपर अगर वो डेटा ऑफ द कस्टमर सिक्योर नहीं कर पाते। दिस एंटिटी नीड टू इंश्योर दैट डेटा इज वेल प्रोटेक्टेड। इन केस फ्रॉडस्टर ब्रेक्स इनटू सच डेटा, इट एड्स लाइबिलिटी टू एंटिटी। लाइबिलिटी एंटिटी पे आती है क्योंकि 43A में पता है आपको कि ये जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी की कि उन्हें डेटा सिक्योर रखना है। इफ दे फेल टू डू सो, लीगल लाइबिलिटी आनी ही है। देन लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी और कॉम्पिटिटिव एज। Loss of credibility or competitive edge. News that an organization's database has been hit by fraudster. अब कहीं ना कहीं ये अगर मार्केट में बात फैल जाती है कि फ्रॉड हुआ है हमारे बैंक में या फिर कहीं भी, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है, कहीं ना कहीं इट लूज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लॉस होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। सो दिस मे लीड टू लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, राइट। देन डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव और एम्बेरसिंग इंफॉर्मेशन। फ्रॉडस्टर आएगा तो ये सारी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में एक्सपोज हो जाएगी। साइबर अटैक में एक्सपोज द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन, पब्लिक हो जाएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इंडिविजुअली बहुत हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, इसके बाद सैबोटेज। सिचुएशन में लीड टू मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एनिमी। एनिमी कंट्री इस चीज़ को मिसयूज कर सकती है, जैसे अभी आपको पता होगा चाइना इज ट्राइंग, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है कि इंडिया की जो इंफॉर्मेशन वगैरह वो लेने की कोशिश कर रहा है, साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो मिसयूज कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को, दैट इज सैबोटेज। ठीक है, दैट इज व्हाट, सैबोटेज। तो फाइनेंशियल लॉस एक कंपनी को हो सकता है, लीगल लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, मिसयूज हो सकती है इंफॉर्मेशन, उसके बाद क्रेडिबिलिटी जा सकती है, एंड ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इसका डिस्क्लोजर हो सकता है पब्लिकली। तो ये सारे मेजर इम्पैक्ट्स हैं। ये क्या है, मेजर इम्पैक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 17 आता है, टेक्निक क्या है भैया साइबर फ्रॉड करने की। देयर आर वेरियस टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं ये साइबर फ्रॉड करने की। तो व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ साइबर फ्रॉड। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। गिव अ 2 मिनट ब्रेक, मैं भी पानी पीती हूँ, आप भी पियो, और सिर्फ हमारा 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन बचे हैं, हमारा इसका का चैप्टर नंबर 3 ओवर हो जाएगा, राइट। So the major techniques to commit the cyber fraud is hacking. सबसे पहले आता है हैकिंग। हैकिंग क्या है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, किसी के सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। सीधी बात है हैक करना, किसी का आपने क्या किया, सीधे सीधे पासवर्ड हैक कर लिया फ़ोन का, आप उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आपका इंटेंशन कोई डैमेज करना नहीं है पर इंफॉर्मेशन चेक करना है, दैट इज ऑल्सो हैकिंग। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस चाहे आप कंप्यूटर सिस्टम का ले या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोडेम का ले, दैट इज व्हाट हैकिंग। लेकिन अगर हम बात करें क्रैकिंग, तो क्रैकिंग इज ऑल्सो हैकिंग। क्रैकर्स आर हैकर्स, बट यहाँ पे इंटेंशन है गलत।
मालिशियस इंटेंशन है उनका, वो चाहते हैं हार्म करना। देखो गवर्नमेंट में भी क्या होता है, एक्चुअल में हैकर्स रखे जाते हैं। जैसे कोई भी नया सिस्टम बनता है तो हैकर्स रखे जाते हैं कि आप हैक करके बताइए कि ये सिस्टम हैक हो सकता है या नहीं, और बड़े बड़े हैकर्स बैठते हैं उस सिस्टम को हैक करने के लिए। अगर वो हैक नहीं होता मतलब वो सिक्योर्ड है, तो वहाँ कोई हार्म करना इंटेंशन नहीं, लेकिन क्रैकर का इंटेंशन हार्म करना होता है। क्रैकर का क्या है इंटेंशन, हार्म करना। तो हैकिंग हार्मफुल नहीं है, आपको हार्म नहीं करेगा, लेकिन अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेना है। बट क्रैकिंग अनऑथोराइज्ड के साथ मैलिशियस इंटेंशन भी रखता है, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हार्म करने के लिए है। तो अनएथिकल हैकिंग को हम बोल सकते हैं क्रैकिंग। अनएथिकल हैकिंग इज व्हाट, क्रैकिंग। फिर आता है डेटा डिगलिंग। डेटा डिगलिंग मतलब क्या, चेंजिंग द डेटा बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर इट इज एंटर्ड इनटू सिस्टम इन ऑर्डर टू डिलीट, ऑल्टर, ऐड की सिस्टम डेटा। डेटा में चेंजेस करना, सिस्टम में आने से पहले डेटा को चेंज किया, या फिर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसमें कुछ चेंज किया, या फिर बाद में उसे चेंज करना, मतलब कुछ भी मॉडिफिकेशन करना। डेटा का चेंज करना, चेंजिंग ऑफ द डेटा बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर इट इज एंटर्ड इनटू सिस्टम, चाहे उसे डिलीट करो, ऑल्टर करो, ये है डेटा डिगलिंग। दिस इज व्हाट डेटा डिगलिंग। हैकिंग, क्रैकिंग, डिगलिंग। हैकिंग, क्रैकिंग एंड डेटा डिगलिंग। इसमें क्या आपको सब कुछ याद रखना है? नहीं, एटलीस्ट 10 भी होंगे तो बहुत है। 3 हमने कर लिए हैं। फिर डेटा लीकेज, ये तो बहुत ईजी है। डेटा लीकेज इज अनऑथोराइज कॉपिंग ऑफ कंपनीज डेटा, कंपनी के डेटा का अनऑथोराइज तरीके से कॉपी करना। तो यहाँ पे हमने किया हैकिंग अनऑथोराइज एक्सेस है लेकिन हार्म नहीं करता। क्रैकिंग विथ मैलिशियस इंटेंशन है, मतलब अनएथिकल हैकिंग इज क्रैकिंग। फिर थर्ड आता है हमारा डेटा डिगलिंग, जिसमें बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर कुछ ऑल्ट्रेशन किए जाते हैं कंप्यूटर डेटा में। तो ये क्या है, इट कुड बी डिलीशन, एडिशन, मॉडिफिकेशन। फिर आता है डेटा लीकेज। डेटा लीकेज इज अनऑथोराइज कॉपिंग ऑफ दी कंपनीज डेटा। ठीक है। फिर आता है क्या, फिर आता है डिनायल ऑफ द सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक मतलब कुछ ऐसा करना, कुछ एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन जिससे क्या होता है, आप सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं आप अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो दैट इज व्हाट, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस। तो इट रेफर्स टू एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन। एक्शन या सीरीज ऑफ एक्शन जो प्रिवेंट करता है, किस चीज़ के लिए प्रिवेंट कर रहा है, टू एक्सेस टू सिस्टम। सिस्टम एक्सेस नहीं कर पाते बाय इट्स इंटेंडेड ऑथोराइज्ड यूज़र। इंटेंडेड या ऑथोराइज्ड यूज़र जो है सिस्टम को हैक नहीं कर पा रहे। इंटेंडेड या ऑथोराइज्ड यूज़र जो है वो अपने सिस्टम को क्या नहीं कर पा रहा, एक्सेस नहीं कर पा रहा। causes the delay of its time critical operation or prevent any part of system from functioning। या फिर कोई फंक्शनिंग रोक देगा किसी पार्ट की, या फिर टाइमली जो काम होना चाहिए था एक पर्टिकुलर टाइम में उसका डिले करना। तो इट इज व्हाट, डिनायल ऑफ सर्विस एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन दैट प्रिवेंट्स एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड बाय ऑथोराइज्ड और इंटेंडेड यूजर। इट कुड बी डिले, ये डिले हो सकता है टाइम के हिसाब से, जो कुछ ऑपरेशन होते हैं टाइम क्रिटिकल होते हैं उनमें डिले करना, या किसी फंक्शन को ही परफॉर्म नहीं करने देना। फिर इंटरनेट टेररिज्म मतलब इंटरनेट को यूज़ करके आप क्या कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। रेफर्स टू यूजिंग द इंटरनेट फॉर टू डिसरप्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड टू डिस्ट्रॉय कंपनी। कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कंपनी को डिसरप्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या कंपनी को डिसरप्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या कंपनी जो ये है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो 5 चीज़ें हमने अभी तक समझी। हैकिंग, क्रैकिंग, डेटा डिगलिंग। हैकिंग, क्रैकिंग, डेटा डिगलिंग, डेटा लीकेज, डिनायल ऑफ सर्विस एंड इंटरनेट टेररिज्म, ये 6 चीज़ें हो गई अपनी। इसके बाद आता है लॉजिक टाइम बॉम्ब, मतलब स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंस पे ही ये ट्रिगर होगा, दैट यू नो। ये आइडियल रहेगा, लेकिन जैसे ही एक स्पेसिफाइड टाइम आया, सर्कमस्टेंस आया, स्पेसिफाइड टाइम के टाइम या फिर टाइम ट्रिगर होते ही से ही ये क्या करेगा, अपना काम चालू करेगा। तो ये क्या है, बॉम्ब सैबोटेज द सिस्टम बाय डिस्ट्रॉइंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया आपके साथ, अगर इजी मैं लूँ तो ये है क्रैकिंग। ये क्या है, पासवर्ड क्रैकिंग। आपने किसी का पासवर्ड स्टील कर लिया,
ठीक है, तो आपने पासवर्ड क्या कर दिया, पासवर्ड चुराना, क्रैक करना। तो यहाँ पे क्या है, intruder penetrates a system's defense, steal the file containing valid password। जिस फाइल में सारे पासवर्ड होते हैं, आपने वो फाइल ले ली, उसको डिक्रप्ट कर लिया और उन पासवर्ड को आप यूज़ कर रहे हो एक्सेस लेने के लिए, दैट इज़ पासवर्ड क्रैकिंग। पिगी बैकिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं, टैपिंग इनटू टेलीकम्युनिकेशन लाइन एंड लैंचिंग ऑन टू अ लेजिटिमेट यूजर। स्पाई करना कैसे, टेलीकम्युनिकेशन लाइन के थ्रू आप स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमने किया, हमने किया सबसे पहले हैकिंग, क्रैकिंग, डेटा लीकेज, डेटा डिगलिंग। ठीक है, फिर इंटरनेट टेररिज्म, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इंटरनेट टेररिज्म, डिनाइल ऑफ सर्विस, लॉजिक टाइम बॉम्ब एंड पासवर्ड क्रैकिंग। फिर पिगी बैकिंग, जिसमें टैपिंग इनटू द टेलीकम्युनिकेशन लाइन के थ्रू आप लंचिंग कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाट पिगी बैकिंग। फिर आता है हमारा क्या, फिर आता है हमारा राउंड डाउन। राउंड डाउन मतलब क्या है, जैसे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है बैंक में, सपोज इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ 57.5। अब ये जो 0.5 है, 5 पैसा जो है किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो 5-5 पैसे के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री देखो, अगर एक अकाउंट में पूरे पीएनबी का पैसा जो पॉइंट में है, फ्रैक्शन में, वो किसी एक अकाउंट में जा रहा है, तो इट मेक्स अ डिफरेंस, अ बिग डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कंप्यूटर राउंड डाउन ऑल द इंटरेस्ट कैलकुलेशन टू 2 डेसिमल। ये जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है, ये किसी और परपेटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होना, दैट इज़ राउंड डाउन, दैट इज़ व्हाट राउंड डाउन। फिर इसमें एक ईजी और है, ये ट्रैप डोर। ट्रैप डोर क्या है, आप बैक डोर से जा रहे हैं, मतलब सीधे सीधे रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से जाना, इज़ व्हाट ट्रैप डोर। तो यूजिंग अ बैक डोर, जिसे हम बैक डोर बोल सकते हैं, यूजिंग अ बैक डोर दैट बाईपास द नॉर्मल सिस्टम कंट्रोल एंड पेनिट्रेट्स परपेट्रेट्स फ्रॉड। इससे क्या है, आप दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, आपको सीधा रास्ता नहीं, कुछ आड़ा टेढ़ा रास्ता अपना के आप क्या कर रहे हैं, एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ट्रैप डोर, दैट इज व्हाट ट्रैप डोर। फिर डंपस्टर ड्राइविंग बोले तो क्या होता है, it is gaining access to confidential information by searching discarded corporate record। जो रिकॉर्ड्स हमने क्या कर दिए थे, अब हमारे लिए काम के नहीं थे, हमने डम डाउन कर दिए, उन डम डाउन रिकॉर्ड्स में से आप क्या कर रहे हो, कॉन्फिडेंशियल एक्सेस गेन करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज डंपस्टर डाइविंग। जो चीज़ें हम डम डाउन कर देते हैं, हार्ड डिस्क में निकाल के पूरा अलग रख देते हैं, उसमें से आप कोशिश कर रहे हो एक्सेस गेन करने की, उसमें से आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज डंपस्टर डाइविंग। हैकिंग, क्रैकिंग, डेटा डिगलिंग, डेटा लीकेज, इंटरनेट टेररिज्म, डिनाइल ऑफ सर्विस, लॉजिक टाइम बॉम्ब, राउंड डाउन, पिगी बैकिंग, डंपस्टर डाइविंग, ट्रैप डोर। तो ये है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 17। आप इसको करोगे, इजी है, कुछ ज़्यादा चीज़ें अब एक्चुअल में बताऊँ तो नहीं है इस चैप्टर में, सब कुछ इजी है, एक एक बार पढ़ोगे भी ना तो कुछ चीज़ें तो यूं ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं हम डिस्कस एनी 3 इंटरनेट वर्किंग डिवाइस। तो कोई भी 3 डिवाइस के बारे में बता दो। पहला ब्रिज, इंटरनेट वर्किंग डिवाइस, कोई भी 3 डिवाइस बताना है तो ब्रिज है। ब्रिज क्या करता है, ब्रिज कनेक्ट करता है सिमिलर लोकल एरिया के नेटवर्क को। एक लोकल एरिया में जितने नेटवर्क्स हैं उसे कनेक्ट करने का काम है ब्रिज का। राउटर है, राउटर वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो ब्रिज के। इट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ ब्रिज। ब्रिज जैसे एक ही लोकेशन के सारे नेटवर्किंग को कनेक्ट करता है, राउटर भी वही करता है, लेकिन राउटर का एक एडिशन क्या है, इट कैन कनेक्ट हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस नेटवर्क, एक जैसे नेटवर्क कनेक्ट करता है, तो राउटर हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स भी कनेक्ट कर सकता है। समझ रहे हो, अगर एक रिंग नेटवर्क है तो ब्रिज क्या करेगा, सारे रिंग नेटवर्क को ही कनेक्ट करेगा, लेकिन राउटर है तो राउटर क्या करेगा, रिंग नेटवर्क, बस नेटवर्क, ये सारे क्या करेगा, अलग अलग तरह के नेटवर्क को भी कनेक्ट करता है। ब्रिज कनेक्ट होमोजीनियस नेटवर्क, वहीं हमारा राउटर है वो कनेक्ट करता है हेट्रोजीनियस भी। वो क्या करता है, हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स भी कनेक्ट करता है। फिर आते हैं हम गेटवे पे। गेटवे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 नेटवर्क कनेक्शन। इन तीनों में से सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है, ब्रिज। इसका प्राइमरी फंक्शन है क्या करना, टू परफॉर्म द प्रोटोकॉल कन्वर्जन टू अलाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर।
अब ये इस तरह से कन्वर्जन करता है कि अलग अलग तरह के जो कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर जैसे स्टार टोपोलॉजी ये सब आपने पढ़ा होगा, तो ये अलग अलग तरह के जो आर्किटेक्चर हैं वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। तो इसमें हेल्प कौन करता है? ये हेल्प करता है गेटवे। तो गेटवे कहीं ना कहीं एक कन्वर्जन प्रोटोकॉल देता है जिसके थ्रू अलग अलग कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर वाले एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। The gateway maps the function performed in an application on one computer to the function performed by different application with functions on another computer. गेटवे क्या करता है? गेटवे मैप्स द फंक्शंस परफॉर्म्ड इन एन एप्लीकेशन। एक कंप्यूटर पे एक एप्लीकेशन चल रहा है, उस एप्लीकेशन ने जो भी फंक्शन परफॉर्म किए तो गेटवे क्या करेगा? मैप अप करेगा उस फंक्शन को दूसरी एप्लीकेशन से। वो क्या करेगा? दूसरी एप्लीकेशन में उसे मैप अप कर देगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने सपोज करो अभी आजकल क्या चल रहा है, पेटीएम, गूगल पे, इन सब से आप क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, मैंने अगर आपको गूगल पे से पेमेंट किया तो क्या हो रहा है, एक एप्लीकेशन से मैंने एक फंक्शन परफॉर्म किया। अब गेटवे क्या करेगा? आपके पास क्या है? आपके पास आपका डायरेक्ट अकाउंट है, ठीक है, आपके पास क्या है? डायरेक्ट अकाउंट है। आजकल तो क्या स्कैन करके आप चाहे गूगल पे यूज़ करो, पेटीएम यूज़ करो, किसी से भी एक ही स्कैनर होता है, किसी से भी आप क्या कर सकते हो? कोई भी एप्लीकेशन से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ क्या है, एक एप्लीकेशन से एक फंक्शन परफॉर्म किया, गेटवे उस फंक्शन को दूसरी एप्लीकेशन से लिंक आउट कर देगा और ईजी वे में आपका पेमेंट हो जाता है। तो दिस इज गेटवे। तो ब्रिज, राउटर, गेटवे, ये तीन क्या है? इंटरनेट वर्किंग के अलग अलग कंपोनेंट्स है जो लिंकेज के लिए काम आते हैं। तो ये क्या है हमारा? इंटरनेट डिवाइसेस। इंटरनेट के क्या है ये? इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन। ब्रिज, होमोजीनियस, राउटर हेट्रोजीनियस, और हमारा गेटवे जो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें इतना कुछ जो इतना लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा ना कि अरे बाप रे ये सब क्या लिखा है, तो लेट मी टेल यू, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीधे वो बाउंड्री कंट्रोल पूछना चाह रहा है, सीधे सीधे वो पूछ रहा है कि आप हमें ये बताओ बाउंड्री कंट्रोल की टेक्निक क्या होती है। तो बाउंड्री कंट्रोल की टेक्निक हमें पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 19 में। यू आर सिलेक्टेड बाय, ये कोई कंपनी है, उसने आपको सिलेक्ट किया है, वो चाहते हैं आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करें बाउंड्री कंट्रोल के बारे में, ठीक है। एनलिस्टिंग द मेजर बाउंड्री कंट्रोल टेक्निक, मतलब सीधे सीधे आपको अपॉइंट किया, आपको अपॉइंट करके वो चाहते हैं आप ये बताओ कि बाउंड्री कंट्रोल कौन से होने चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, थोड़ा सा आंसर को बढ़ाते हुए लिखा है। कंपनी है, कंपनी का इच्छा क्या है? रिव्यू एंड स्ट्रेंथन इट्स सॉफ्टवेयर एक्सेस कंट्रोल। वो अपने एक्सेस कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। इस ऑब्जेक्टिव के लिए बाउंड्री कंट्रोल्स कैन बी पुट इन प्लेस दैट विल एस्टेब्लिश इंटरफेस बिटवीन द यूज़र ऑफ द सिस्टम एंड सिस्टम। इस चीज़ के लिए वो क्या चाहती है कि बाउंड्री कंट्रोल हो। इस चीज़ के लिए वो क्या चाहती है कि बाउंड्री कंट्रोल एक बार रिव्यू कराना चाहती है कि उसका बाउंड्री कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं है। जिससे क्या होगा, एक बार बाउंड्री कंट्रोल देख लिया तो आप जानते हैं बाउंड्री कंट्रोल एक इंटरफेस देता है यूज़र ऑफ द सिस्टम एंड सिस्टम के बीच में, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उससे रिलेटेड क्या उन्होंने क्या दिया है, एक इंट्रोडक्शन दिया है, लिंकेज बैठाने की कोशिश की कि बाउंड्री कंट्रोल क्या होता है। तो बाउंड्री कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो एक इंटरफेस सेट करता है यूज़र एंड द यूज़र ऑफ द सिस्टम के बीच में। अब इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, और इससे कंट्रोल करने के लिए 3 स्टेप लगती है: आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। किसी भी तरह का एक्सेस आपको चाहिए, आपको किसी इंटरफेस पे एक्सेस चाहिए, तो एक्सेस के लिए भी क्या है, कुछ कंट्रोल्स दिए। तो एक्सेस के लिए कंट्रोल हो गई ये 3: आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। अब टेक्निक क्या होगी, अलग अलग टेक्निक यूज़ करके आप बाउंड्री कंट्रोल लगाओगे। तो टेक्निक सबसे पहले है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक यूज़ करके आप ये कर सकते हो। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, इट डील्स विद द प्रोग्राम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू साइफर टेक्स्ट। ये क्या करेगा, आपको यूज़र को तभी यूज़र इंटरफेस के लिए आपको किसी डेटा को देखना है या फिर आपको किसी डेटा की जानकारी चाहिए,
तो सबसे पहले क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या करेगा, डेटा को साइफर टेक्स्ट में हैशटैग वगैरह डाल के ऐसे कन्वर्ट कर देगा कि एक देखने वाले इंसान के लिए वो मीनिंगलेस है। जब तक वो उसमें एक कोडिंग ना लगाए, कोई पासवर्ड ना डाले, वो साइफर टेक्स्ट से नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो दिस इज अ टेक्निक ऑफ बाउंड्री कंट्रोल वेयर ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा इनटू साइफर टेक्स्ट दैट मेक्स इट मीनिंगलेस फॉर एनीवन। वो साइफर टेक्स्ट यूज हो गए, मीनिंगलेस है, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो जिसके पास क्या नहीं है, वो डज नॉट पोजेस द ऑथेंटिकेशन टू एक्सेस द रिस्पेक्टिव सिस्टम रिसोर्स और फाइल। जिसके पास ये रिसोर्सेज या फाइल का ऑथेंटिकेशन नहीं है देखने का, वो इसे वापस से नॉर्मल वे में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसके पास पासवर्ड वगैरह पिन नहीं है, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट नहीं होंगी। तो ये क्या है, एक तरह से क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी में ट्रांसपोजिशन हो सकता है, सब्सटीट्यूशन हो सकता है, मतलब डिजिट्स को, एक डिजिट को दूसरे डिजिट से रिप्लेस करना या फिर सब्सटीट्यूट करना। तो ये ट्रांसपोजिशन सब्सटीट्यूशन वहाँ हो सकता है। और प्रोडक्ट साइफर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोजिशन और सब्सटीट्यूशन। पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। पासवर्ड कुछ भी हो सकता है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के लिए, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एम्प्लॉय कोड हो सकता है, तो आप पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बाउंड्री कंट्रोल टेक्निक। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे कुछ लिंक्ड नहीं रहता है किसी एम्प्लॉय से, ये एक क्या है, रैंडम नंबर उसे दिया जाता है। जैसे आपको सीआरओ दे दिया, सीआरओ आपका एक रैंडम नंबर है, तो उसका कोई लिंकेज नहीं है, हर एक इंसान को इंडिपेंडेंट दिया जाता है। और जनरली ये इंस्टीट्यूट ही देती है, मतलब जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो रैंडम बेसिस पे आपको ये अलॉट कर देंगे। फिर आइडेंटिटी कार्ड, ये तो आप जानते ही हैं कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड आर यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, दे आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें आपका पूरा नाम, आपका फ़ोटो वगैरह सब कुछ रहेगा। आप वो दिखा के क्या कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, या फिर आपको प्लास्टिक कार्ड वगैरह दे दिया जाएगा कि आप इसे क्या करेंगे, स्वाइप करेंगे, तो स्वाइप करके क्या कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर सकते हैं। बायोमेट्रिक का यूज़ किया जा सकता है, तभी आप कंप्यूटर, आपके फिंगरप्रिंट या आई रेटिना के बेसिस पे ही किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस आर सर्टेन व्हाट इट इज़ आर सर्टेन बाउंड्री कंट्रोल, जिसमें आता है आपका क्रिप्टोग्राफी, बायोमेट्रिक, जिसमें आपका आता है आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जिसमें आपका आता है पासवर्ड, जिसमें आपका आता है पिन, राइट। तो ये आप मतलब देखो, इसको एक्चुअल में रटना नहीं है, ये सिर्फ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को पढ़ के आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लर्न हो जाएगा मोर देन सफिशिएंट। सॉरी, जेट प्लेन वॉज गोइंग, तो थोड़ा सा मैंने पॉज लिया था। चलो ठीक है, दिस इज क्रिप्टोग्राफी, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, पासवर्ड यूज़ करो, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो गया, और आपका बायोमेट्रिक डिवाइस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर चैप्टर नंबर 3। सीधे सीधे मैं बताऊं तो इसमें ये पूछा है, पर्सनल कंप्यूटर अगर आप यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन अगर पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करती है बिजनेस एक्टिविटी के लिए, तो उससे रिलेटेड रिस्क बताने का बोला है कि उससे रिलेटेड रिस्क क्या है और इसे कंट्रोल कैसे करेंगे। 2 सिक्योरिटी मेजर्स भी बताइए। रिस्क भी पूछा है, सिक्योरिटी मेजर भी पूछा है। हमसे पूछे तो 2 थे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने पीएम में बहुत सारे दे के रखे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्या दिए हैं, हमें आंसर दिए। रिस्क देखो आप इजीली समझ लो, कुछ ये देखो, ये एक है ना जनरल लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आप खुद भी कभी एग्जाम में नहीं भी याद करके गए हो, खुद भी लिख सकते हो। सबसे पहले बताओ पर्सनल कंप्यूटर क्या है। स्मॉल, इजी टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट। पर्सनल कंप्यूटर को कहीं भी आप क्या करो, यूएसबी वगैरह यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट कर सकते हो। इसे इजीली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब थेफ्ट वगैरह इजीली हो सकता है पर्सनल कंप्यूटर का। तो यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर इज स्मॉल, इट इज़ easy to connect disconnect, it's likely to be shifted from one location to another location, that means theft वगैरह easily हो सकता है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन का।
पेन ड्राइव कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, पेन ड्राइव लगाई, सारा डेटा लिया और पेन ड्राइव लेके चल दिए। तो पेन ड्राइव कैन बी वेरी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिससे डेटा थेफ्ट इजीली हो सकता है। इवन हार्ड डिस्क भी ऐसे ही कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर बेसिकली सिंगल यूजर ओरिएंटेड मशीन है, हैंस डज नॉट प्रोवाइड इनहेरेंट डेटा सेफगार्ड। Problem can be caused by computer virus, pirated software, namely data corruption, slow operation. अब पर्सनल कंप्यूटर वन हैंडेड होता है, ये इसका कंप्यूटर, ये इसका कंप्यूटर, सबको एक एक कंप्यूटर दे दिया। वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, डेटा की सिक्योरिटी यूज़ करने वाले पे भी डिपेंड करती है, और साथ में यूज़ करने वाला पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाल रहा है या फिर उसके कंप्यूटर में वायरस आ गए हैं, तो दैट मे लीड टू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो कनेक्शन डिसकनेक्शन ईजी है, थेफ्ट हो सकता है, पेन ड्राइव कन्वीनियंटली क्या हो सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है, सिंगल यूज़र है तो यूज़र डिपेंडेंट हो जाता है, सिक्योरिटी वगैरह। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नॉट पॉसिबल ओइंग टू लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ। अगर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ है आपके यहाँ, 4 लोग काम कर रहे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ है, तो वहाँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पॉसिबल नहीं है। वहाँ क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। ड्यू टू वास्ट नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन, बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन होता है तो स्टाफ मोबिलिटी इज़ हायर एंड इट बिकम्स सोर्स ऑफ लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जहाँ कम लोग हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोग काम करे, तो ड्यूटी क्या सेग्रीगेट करोगे, वही अगर उन्होंने ही क्या किया, ग्रुप बना लिया, ग्रुपिज्म कर लिया, तो फ्रॉड हो सकता है। बहुत ज़्यादा लोग हैं तो इतना कनेक्शन होता है, तब भी क्या होता है, पीसी वगैरह इतने कनेक्ट होते हैं, तब भी डेटा लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। स्टाफ को एडिक्वेटली ट्रेन करना होगा, स्टाफ को क्या करना होगा, एडिक्वेटली ट्रेन करना होगा, और ट्रेन करके ही क्या किया जा सकता है, आपके डेटा लीकेज को रोका जा सकता है। एंड देन वीक एक्सेस कंट्रोल। वीक एक्सेस कंट्रोल में क्या है, अगर देखो एक्सेस कंट्रोल जो हमने करा है ना, आइडेंटिफिकेशन, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, अगर वो वीक है तब भी दिक्कत आ सकती है, दिक्कत। इसका मतलब अगर पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, वहाँ ईजी कनेक्शन डिसकनेक्शन होता है, ईजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, थेफ्ट हो सकता है। पेन ड्राइव ईजीली इधर से उधर ली जा सकती है, डेटा उसमें लिया और लेके चल दिए, पेन ड्राइव आपका डेटा मिसयूज़ हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर क्या है, सिंगल ओरिएंटेड यूज़र बेस्ड होता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका यूज़र कितना ट्रेंड है। अगर आपका यूज़र अच्छे से ट्रेंड है तो पायरेटेड चीज़ें यूज़ नहीं करेगा, उसे पता है कि सेफ्टी कैसे रखनी है, वायरस आ रहा है तो एंटीवायरस डलवाना है, तो इसलिए आपको ऑपरेटिंग स्टाफ को एडिक्वेटली ट्रेन भी करना होगा। ठीक है। और ज़्यादा इंस्टॉलेशन होती है चीज़ों की तो भी सोर्स ऑफ लीकेज है, और कम लोग हैं तो वहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं हो पाती। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोग काम करने वाले तो ड्यूटी क्या ही सेग्रीगेट करोगे, ग्रुपिज्म हो सकता है, और अगर 50 लोग हैं तो इतना फैल जाता है कि आपके डेटा लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कैसे कंट्रोल करोगे, कंप्यूटर पे फिजिकल लॉक लगाओ, कम से कम चोरी ना हो पाए हमारा कंप्यूटर। आपको प्रॉपर लॉगिंग इक्विपमेंट रखने चाहिए। ठीक है। प्रॉपर लॉगिंग ऑफ इक्विपमेंट शिफ्टिंग मस्ट बी डन। एक चीज़ ये भी, आप बायोमेट्रिक डिवाइसेस वगैरह यूज़ करो कि अगर सिस्टम किसी को खोलना भी है, चोरी करके ले भी जाए, उसे पासवर्ड लगा के कुछ खोलना भी है, तो उससे क्या चाहिए, बायोमेट्रिक चाहिए, वो वैसा भी कर सकते हो। वायरस है तो आपको एंटीवायरस लगाना चाहिए। आपको डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि कैसे चीज़ें डेवलप होंगी, उनको टेस्ट करो, फिर डॉक्यूमेंट करो। आप और क्या कर सकते हो, सेंट्रलाइज परचेस कर सकते हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, एक ही जगह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर परचेस करो ताकि वर्जन चेंज ना हो, वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, फीचर्स वगैरह चेंज ना हो, मतलब एक नॉमिनल सी चीज़ है, आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना होगा, लॉक लगाओ, प्रॉपर इक्विपमेंट यूज़ करो लॉगिंग के लिए, एक ही जगह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर परचेस करो ताकि आपको पता रहे, आप ट्रैकिंग रख सकते हो चीज़ों की, आप क्या कर सकते हो, ट्रैकिंग रख सकते हो, और साथ में फीचर्स का डिफरेंस नहीं आएगा, देयर वुड बी नो डिफरेंस ऑफ दी फीचर्स। फिर आप एंटीवायरस लगाओ, उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करो। यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड देयर पेरिफेरल मस्ट हैव कंट्रोल्स। अगर आप पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हो तो उस पर प्रॉपर कंट्रोल इम्प्लीमेंट करो। यहाँ पे जो जो वीकनेस दी है ना कहीं जैसे वीक एक्सेस कंट्रोल है, तो यहाँ लिख दो कि एक्सेस कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
डिस्क लॉक रखो दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क वगैरह पेन ड्राइव है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखो, ताकि कोई अगर पेन ड्राइव ले भी जाता है तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहे, वो लॉक्ड रहे, डिस्क लॉक्ड रहे, फ्लॉपी वगैरह है पेन ड्राइव है लॉक रहे, ताकि आपका जो डेटा है डेटा का लीकेज ना हो पाए, डेटा जो है डेटा का क्या नहीं हो पाए, लीकेज ना हो पाए। सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 पीएम का मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, थोड़ा लर्न करवाने की। नाउ वी आर लेफ्ट विथ इसका में सिर्फ चैप्टर नंबर 2 बचता है, चैप्टर नंबर 5 बचता है। डेली आपको इसका के मैं 5 अब क्वेश्चंस दे रही हूँ, और एएमए के भी आपको डेली के 5 क्वेश्चंस दे दूंगी। तो एएमए भी अगर देती हूँ और साथ में ये इसका भी रोज का 5 मिल जाएगा, तो आई गेस मैं एक बार देख लेती हूँ चैप्टर नंबर 2 में कितने क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 5 में कितने क्वेश्चन हैं। आपको एक डेट दे दूंगी, क्योंकि डेली 5 अपलोड करना इज़ नॉट अ बिग टास्क फॉर मी, चाहे वो एएमए हो या फिर इसका, वो मैं कर दूंगी। तो यहाँ पे आपके लिए ख़त्म हो गया है मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 3। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 and 5, दैट्स इट। ओके, अब इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी, या फिर किसी और चीज़ में हेल्प चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। ओके, चलो, तो पॉजिटिव रहो, क्यूमुलेटिव रिविजन करो, समरी नोट्स बनाओ, और जितना हो सके सेफ रहो, और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। एग्ज़ाम होना नहीं होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो चीज़ें चल रही है इट्स मेंटल हरासमेंट, आई कैन से दिस, बट you have to accept that you can't expect अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग आपको समझे, आपको सिर्फ इतना करना है टफेस्ट सिचुएशन में एज अ वॉरियर बन के निकलना है, और वही करना होगा। होगी एग्ज़ाम नहीं होगी, मैं रेड जोन वालों को तो बिल्कुल बोलूँगी डोंट इवन थिंक ऑफ गोइंग, सिचुएशन आर नॉट गुड, बट फिर भी बाकी स्टैंड तो आप लोगों का ही है। सो जस्ट बी प्रैक्टिकल। ओके, चलो बाय बाय, और मिलते हैं हम। अब मैं स्टार्ट करूँगी मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर, पहले हम 5 ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलो।